गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 6 नवंबर है तो दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर में पीटी मेंस और इंटरव्यू और कौन कौन से न्यूज़ को कवर किया गया उससे हम लोग देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कमेंट सेक्शन में महत्वपूर्ण सुझाव के साथ साथ दिए गए पूछे गए प्रश्नों का उत्तर भी देने का प्रयास कीजिएगा। साथ ही साथ युक्ति इस ऐप पर आपको बहुत सी सुविधाएं दी जा रही है। वेबसाइट पर www.uktis.in पर आप विजिट कर सकते हैं, uktis.in पर विजिट कर सकते हैं और वहां पर आपको जो भी क्लासेस चलाई जा रही है, टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है वेरियस एग्जामिनेशन का, आप उसका लाभ ले सकते हैं। जल्दी कुछ घोषणाएं हुई बीएसएससी के सेकेंडरी चतुर्थ आपको लेवल चतुर्थ घोषणा कर दी गई है। जल्द से जल्द वो आ जाएगी, पेपर में आउट हो चुका है तो आप लोग कमर कस लीजिए, लगभग 18,000 के आसपास पोस्ट आएंगे तो इसको भी आप देख सकते हैं, चीज़ों को कवर कर सकते हैं। सभी संबंधित टेस्ट आपको आपको युक्ति आइस के ऐप पर अवेलेबल है, प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, आप उसे लाभ ले सकते हैं। इसमें यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस जैसे स्टेट पीसीएस, साथ ही साथ बहुत से एग्ज़ाम जिसमें बीएसएससी के एग्ज़ाम होंगे, ट्रिपल एसएससी के एग्ज़ाम होंगे, तो आप इसके टेस्ट सीरीज भी लगा सकते हैं। मेन सेंसर राइटिंग प्रोग्राम भी चलाया जाता है तो आप इसका लाभ ले सकते हैं। दैनिक जागरण मेन सेंसर राइटिंग प्रोग्राम चलाया जाता है, उसका भी आप लाभ ले सकते हैं। तो कहने का अर्थ है लगातार हम प्रयासरत हैं आपको बेहतर सुविधाएं देने के लिए। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। सचिन सचिन साथ साथ विराट विराट अब होगा यह 49 आपको जन्म दिवस इनका था, उसी में आपको इनके द्वारा लगाया गया 49 शतक जो सचिन के बराबर हो गया है। तो पीटी फैक्ट चीज़ें यहाँ से आप लोग कलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक ना। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं देनी है, आप लोग केवल कलेक्ट कर लीजिएगा यहाँ से पीटी फैक्ट। चलिए, मेंस ओरिएंट है, इंटरव्यू ओरिएंट है और पीटी फैक्ट है। तो इस न्यूज़ पर हम लोग नज़र लगातार बनाए रहते हैं। इस पर मैं बहुत दफ़ा आप लोगों को क्लासेस कवर कराया है, की पॉइंट भी आप लोग को दिया हूँ दिल्ली वायु प्रदूषण के बारे में, देश के प्रदूषण के बारे में। तो इसके लिए देखिए यूपीएससी का जीएस पेपर 2 और 3 में आपको प्रश्न यहाँ से पूछा जाए, सरकार की नीतियाँ क्या होती हैं और प्रदूषण नियंत्रण कौन से तंत्र हैं और उससे संबंधित चीज़ों को पर समझने का प्रयास कीजिएगा। हम इससे आर्थिक क्षति कैसे प्राप्त होती, मानवीय क्षति कैसी, फिर उसके बाद इसके जो भी डायग्राम है उसे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। दिल्ली का जो प्रबंध है वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग, ध्यान रखिएगा, उसने तत्काल प्रभाव से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान, इस पर ग्रेप के बारे में चर्चा किया हूँ। तो कमेंट सेक्शन में पहले बताइएगा आपको ग्रेप मैंने किस संदर्भ में चर्चा किया था, ग्रेप क्या होता है, इसकी प्रासंगिकता किस रूप से देखी जाती है। तो इसके लिए चौथे चरण का पाबंदियां लगा दिया गया है और जिसके तहत निर्माण कार्य, ध्वस्तीकरण अर्थात मकानों का ध्वस्त हम लोग करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का ध्वस्त करते हैं, वो बंद हो जाएगा। डीजल से संचालित ट्रकों को एनसीआर में प्रवेश पर पूरी तरह प्रतिबंध होगा। तो ये सब प्रतिबंध लगाए गए हैं तत्कालिक तौर पर, ताकि वायु प्रदूषण जो अभी संग्रहित होता है दिल्ली में, कुछ घटनाएं पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने के बाद होती है। साथ ही साथ मैंने कुछ बातें पिछली बार कहा था, याद हो अगर आप लोगों को, जैसे बिहार में बाढ़ एक वृहद समस्या है, ठीक है ना। यह निश्चित तौर पर कम या अधिक मात्रा में बिहार में आना ही है प्रत्येक साल। वैसे ही एनसीआर का एक एक यह निश्चित परिघटना देखी जा सकती है जिसमें वायु प्रदूषण इस खास समय में जो दिवाली के पूर्व होता है, जब जैसे ही कुछ राज्यों द्वारा पराली जला दिया जाता है तो उस धुएं के कारण जो प्रदूषण बढ़ता है और जो दिवाली तक बना रहता है, ये निश्चित आपको एनसीआर क्षेत्र में देखने को मिलेगा। मेरा केवल यही प्रश्न होता है दोनों सरकारों से, दिल्ली के सरकार और बिहार के सरकार से, आप 365 दिन क्या करते हैं। सबसे पहले रिस्पांस के दिन पर 365 दिन क्या करते हैं। पिछले जो भी घटनाक्रम घटेगा उसके निश्चित काल पर आपको पता है आपके आसपास के क्षेत्रों में यह घटनाएं निश्चित तौर पर आएगी, विकराल रूप हर साल लेगा, क्योंकि लोगों के कार्यशैली में परिवर्तन होगा ही नहीं। उसके पीछे का कारक समझिएगा,
क्योंकि यहाँ स्वयं में सभी लोग स्वयं का नेतृत्व करते हैं। क्या किसी राजनीतिक पार्टी द्वारा अपने घर में उपयोग किए जाने वाले प्रदूषकों को कम करने का प्रयास किया गया है, जो आम जनता इसके लिए चिंतागत होगी? तो सबसे पहले इस समझ को समझने का प्रयास कीजिएगा। केवल प्रदूषण नीतिगत फैसलों का ही प्रदूषण को कम करने के लिए केवल नीतिगत फैसले ही लेने नहीं होंगे, उसके लिए व्यक्ति विशेष रिस्पॉन्सिबल जब तक नहीं बनेगा, समस्याओं का समाधान नहीं निकाला जा सकता है। एनसीआर क्षेत्र में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को यह कर्तव्यनिष्ठ बनना होगा कि मेरी जिम्मेवारी समाज के प्रति क्या है, इस समस्या के प्रति क्या है। वो राष्ट्रपति हो या अदना सा चलाने वाला आपको कोई गरीब व्यक्ति विशेष, सभी इसमें आपको सहयोगी करना होगा, तभी समस्या का समाधान होगा। नहीं तो बात समझिएगा सीधी से अंतर, नियम बनेंगे, नियम तोड़े जाएंगे। ठीक है ना? इस संदर्भ को समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए, कुछ भी हो गया, अब हम लोग इसके लिए बात करेंगे। देखिए, केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप किया। अगले 5-6 महीने के अंदर थोड़ा सा गिरावट होगा, 5-6 दिनों में मौसम में गिरावट आएगा, प्रदूषण कम होगा, स्थिति ये बताई जा रही है। अब है कि कुछ की पॉइंट है, इससे नीचे पहले आने से पहले कुछ नीतिगत फैसले लेके सरकार ले सकती है इस पर फैसला। तो इसके लिए एनसीआर शामिल जिलों में 11वीं कक्षाओं की फिजिकल कक्षाएं बंद कर दी जाएगी। सार्वजनिक कंपनियों के 50% उपस्थिति काम कराने की बात की जाएगी, ताकि मूल रूप से यह किया जाए कि आवागमन को कम किया जा सके रोड पर, जिससे आवागमन के तौर पर निजी वाहन भी होते हैं, ताकि निजी वाहनों की कमी होगी, सार्वजनिक वाहनों की कमी होगी। आवागमन जितना कम होगा तो लोग घर में रहेंगे, तो बहुत से फायदे इसके लिए सरकार प्रत्यक्ष तौर पर देखती है। केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के लिए वर्क फॉर होम का निर्णय ले सकती है, जो प्रत्येक वर्ष लेती है। तो यह भी कुछ नीतिगत फैसले हैं। राज्य सरकार अतिरिक्त आपातकालीन उपायों पर विचार कर सकती है। बहुत से आपातकालीन आपको निर्णय लिए जा सकते हैं, कहने का अर्थ यह है। इसके अतिरिक्त कुछ चीजें हैं जिसमें आपको मैं नीचे भी न्यूज दिया गया, दोनों को कलेक्ट करके उसके बाद की पॉइंट को कवर करूंगा। ठीक है ना? नीचे आ जाते हैं, मुद्दा में दिया गया है। देखिए, सांसों पर संकट है। ठीक है, इसमें 1 रुपया हम इन्वेस्ट करते हैं तो बशर्ते हमको 30 रुपया प्राप्त होता है। अगर वायु प्रदूषण को कम करने के लिए हम 1 रुपये का इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसके विपरीत हमें क्या प्राप्त होगा? 30 रुपये का बेनिफिट प्राप्त होगा, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष। इसी तरह अंतरिक्ष में 1 रुपया का हम लोग इन्वेस्ट करते हैं तो 7 रुपया मिलता है। तो सोच के देखिए, हम किस सेक्टर में सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करने की आवश्यकता है, इस चीज़ को समझने का प्रयास कीजिए। ऐसा नहीं कि अंतरिक्ष में नहीं करना चाहिए, आप इसका मतलब ये मत समझ लीजिएगा। अब देखिए, यहाँ पर कुछ आंकड़े, उसको अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है ना? आंकड़े दिए गए हैं, उसे अच्छे से कवर कर लेना है। कुछ चीज़ों को यहाँ बताना है, जैसे यहाँ पर वायु प्रदूषण का आर्थिक नुकसान क्या है, तो राज्यवार आर्थिक नुकसान दिए गए हैं, उसे आप लोग एक बार रीड कर लीजिएगा। ठीक है ना? असमय मौत क्यों होती, कारक क्या है, हम भी कर सकते हैं योगदान। कैसे कर सकते हैं? तो सार्वजनिक परिवहनों का इस्तेमाल कर, जरूरत होने पर ही लाइट बंद कर दे, जरूरत ना होने पर जीवाश्म की रीयूज और रिसाइकलिंग के उत्पादों के रीयूज और रिसाइकलिंग की तकनीक को डेवलप, कचरा जलाने में और सिगरेट पीने से बचे। तो ये सब प्रक्रियागत हम काम कर सकते हैं। और भी कुछ चीजें हैं, आप मुद्दे में या आप लोग को की पॉइंट में ऐड कर दिया जाएगा, तो आप इसे देख सकते हैं। देखिए, यह बहुत बड़ी समस्या नहीं है, बस इच्छागत कमी की कमी है। कमी की इच्छा होनी चाहिए, राजनीतिक इच्छा शक्ति, प्रशासनिक इच्छा शक्ति, व्यक्ति विशेष इच्छा शक्ति। अगर तीनों मिलकर काम करने लगे तो समस्या का निदान निकाला जाए। इसका उदाहरण केस स्टडी हम लोग समझ सकते हैं। आपको अमेरिका लॉस एंजलिस जो था, ध्यान रखिएगा, वो प्रदूषित शहरों में गिना जाता था। ठीक है ना? अमेरिका का लॉस एंजलिस, देखिए अभी जो अमेरिकी राजदूत है गैसेट्री ने, एरिक गैसेट्री, उन्होंने बताया कि लॉस एंजलिस का उनको याद आ गया। बचपन उन्हें शिक्षक बोलते थे घर से बाहर नहीं निकलने के लिए, खेलने के लिए नहीं। वो केस स्टडी समझने का प्रयास कीजिएगा। क्यों इनका उदाहरण मैं दे रहा हूँ, इस संदर्भ में समझने का प्रयास कीजिएगा
कि द्वितीय विश्व युद्ध 1943 हुआ था और 1948 के बाद बहुत सी घटनाएं हुई। पेंसिल्वेनिया में छोटे छोटे 26 लोगों की जान चली गई। वायु प्रदूषण लॉस एंजलिस इतना बढ़ गया जितना वर्तमान में दिल्ली उससे भी खतरनाक स्थिति में था। पर उस समय टेक्निक उतनी डेवलप नहीं थी। आप लोग को याद होगा टेक्निक अभी वर्तमान में जितना है उतना टेक्निक तो था नहीं ना। तो ध्यान रखिएगा, लगातार प्रयास से अमेरिका ने इस लॉस एंजलिस शहर ने क्या किया, काम अपना कर लिया है। 1970 अमेरिकी संसद में क्लीन एयर एक्ट लाया गया, जिसमें आपको बहुत से गतिविधि शामिल थे, जिसमें मूल उद्देश्य था एयर को किसी भी हद तक जाकर क्लीन करना है। तो 15 साल लगे थे इसको अपने एक्ट को लाने में। वार्ता पर चर्चा हुए, बहुत से लोगों के हित जुड़े हुए थे। 1970 में यह नियम आया। 1970 से लेकर 2017, ध्यान रखिएगा 2017 तक देश भर में वायु प्रदूषण की 73% स्तर गिर गया। और यह अमेरिका हवा दुनिया में सबसे साफ हवा के तौर पर लॉस एंजलिस जाने लगा, जहां की हवा साफ है। तो अगर इच्छा शक्ति हो जाए तो ये सब प्रक्रिया प्राप्त की जा सकती है, ठीक है ना। व्यक्ति विशेष को आपको चाहिए सहयोग। अब हम आते हैं की पॉइंट पर। देखिए आप लोगों को मैंने पहले भी इससे संबंधित की पॉइंट दिया है, जिसमें वायु गुणवत्ता सूचकांक के बारे में मैंने चर्चा किया हुआ हूँ। भू स्तरीय ओजोन क्या है, वायु ये एयर क्वालिटी इंडेक्स में 8 प्रमुख प्रदूषक लिए जाते हैं, जिसमें कौन कौन से प्रदूषक है मैंने उस पर भी चर्चा किया हूँ। आपको की पॉइंट में सभी चीजें कवर है। इससे पहले मैं अक्टूबर में इसका न्यूज का एनालिसिस किया हूँ, लास्ट मंथ इसका न्यूज एनालिसिस किया हूँ। लास्ट मंथ कहने का मतलब अक्टूबर में ही। तो ध्यान रखिएगा 26 अक्टूबर को, मे भी मुझे जहां तक याद आ रहा है 26 अक्टूबर, देख लीजिएगा आप लोग। उसके बाद इसमें पीएम जो पार्टिकल मैटर होते हैं 10, 2.5 कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन अमोनिया, नाइट्रोजन ऑक्साइड अमोनिया और लेड सीसा। और यह यूपीएससी के एग्जाम में पूछा है, AQI में कौन कौन से प्रदूषकों को शामिल किया जाता है। तो आपको यहाँ से पीटी फैक्ट भी मिलेंगे। अब भू स्तरीय ओजोन एयरबोर्न पार्टिकल्स मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ा खतरा होता है। वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए भारत की पहल कौन कौन सी है, तो वायु गुणवत्ता सूचकांक वो लाया है। वायु गुणवत्ता मौसम पूर्वानुमान अनुमान प्रणाली, जिसे हम लोग सफर कहते हैं, द सिस्टम फॉर एयर क्वालिटी वेल्थ फैसिलिटी एंड रिसर्च के तौर पर सफर योजना लाई गई है, जिसमें ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान, जिसे हम ग्रेप बोलते हैं, दिल्ली में आयोजित किया लाया गया है। तो इस सब के संदर्भ में मैंने चर्चा पहले कर रखा है। होने वाले वायु प्रदूषण को कम करने के लिए BS कुछ मापदंड लाए हैं। B6 इंजन के लिए B6 नए मापदंड लाए गए हैं। B6 हो, BS6 होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक वाहन का प्रयोग बढ़ावा दिया है। ऑड इवन स्कीम लगाया जाता है। आपातकालीन उपायों के लिए दिल्ली में यह उपयोग किया जाता है। वायु गुणवत्ता निगरानी के लिए डैशबोर्ड बनाया गया है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, SO सल्फर, SO2, NO2, PM10, 2.5 की पहचान कर गुणवत्ता को बेहतर करते हैं। वायु गुणवत्ता के लिए नए आयोग का गठन प्रणाली के लिए टर्बो हैप्पी सीडर मशीन खरीदने का किसानों को बढ़ावा दिया जा रहा है, सब्सिडी दिया जा रहा है, तो के द्वारा किए जा रहे हैं। क्या है राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय स्वच्छ स्वच्छ वायु, इस पर भी मैंने चर्चा कर रखा है। तो आप लोगों को कोई ऐसा टॉपिक नहीं जिस पर मैं चर्चा देगा, वो जरूर आंसर देगा, ठीक है ना। अब मैं यह नहीं बोलूंगा कि आप आंसर लिखो। चलिए बात करें।
रहेगा उन्हीं का सिलेक्शन होने वाला है, नहीं तो बहुत से लोगों का सिलेक्शन ऐसे ही अधूरा पड़ा रहेगा। वैसे ही यहाँ पर आपको सबूत देने होंगे, सबूत बातें हो जाएगी। इनके द्वारा यह बोला गया सबूत कहाँ है, इस जांच का यह वेबसाइट से विजिट कीजिएगा। वहां पर आपराधिक कानून, भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो की बस इतना ही कवर करते चलिए। आप कैसे लोग चुनावी वादे करते हैं को दे चलिए जा सकते हैं। एक कोटेशन याद रखिएगा, आपके कंधे का भार जितना जितना याद रखिएगा। दूसरा कोटेशन याद रखिएगा, के साथ पदों के साथ आपका उत्तरदायित्व बढ़ता जाता है। इस कोटेशन को याद रखिएगा। दो कोटेशन इससे संबंधित महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जहां पर पद जितनी बड़ा होगा, उत्तरदायित्व, कर्तव्य निष्ठा उतनी ही बढ़ती जाती है। आपसे अपेक्षा की जाती है अपने कार्य में, व्यवहार में, आचरण में और प्रतिनिधित्व में, ये चारों स्तर पर आपकी उच्च स्तरीय छवि बने, क्योंकि उससे आपसे बहुत से लोग प्रभावित होंगे। इसलिए सांसद या प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बनना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको कर्तव्यनिष्ठ होकर उत्तरदायी तरीके से अपने पूर्ण कार्यकाल में साफ छवि के साथ
अपने कर्तव्यों का पालन करना इंपॉर्टेंट है। अब मान लीजिए माननीय राष्ट्रपति जो वर्तमान में है, वो किसी संप्रदाय से आती है, आदिवासी मूल से आती है, दूसरी महिला से आती है। अब उनका कार्य व्यक्तित्व ऐसा हो जाए जो अन्य वर्गों के लिए घातक सिद्ध होने लगे, तो उनका पद पर बना रहना इंपॉर्टेंट नहीं है, या पद पर चुन के जाना इंपॉर्टेंट नहीं रह जाएगा कि पूरे समुदाय का वो क्या करेंगे, नेतृत्व करेंगे, कि उनके समुदाय की छवि ऐसी ही बन जाएगी, महिलाओं के प्रति छवि ऐसे ही बन जाएगी अन्य वर्गों में। तो ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है आप जिस पद पर बने हुए हैं उसकी गरिमा को बनाए रखना इम्पोर्टेंट है ना। इसी के संदर्भ को समझिएगा। हाल ही में घटना घटा है, भारतीय संसद सर्वोच्च जनप्रतिनिधि निकाय है, सब जानते हैं। काफी समय से संसदीय गरिमा को आहत करने वाली घटनाएं बढ़ी है। लगातार ये घटना होती है, आज की नवीन घटना नहीं है। हाल ही में सांसद जो महुआ मोइत्रा पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में लोकसभा आचार समिति में विचाराधीन है। इससे पहले दुर्योधन, मैंने आप लोगों को बताया था, दुर्योधन कॉन्सेप्ट आया था जिसमें बहुत से सांसदों को बर्खास्त किया गया था, निलंबित किया गया था। तो यहां समझिएगा अभी विचाराधीन है। आप इस मामले में पाए जाते हैं तो भी आप संसदीय गरिमा को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी माने जाएंगे। नहीं भी आप गिल्ट पाए जाएंगे तो भी आप संसदीय गरिमा को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी माने जाएंगे, क्योंकि आप सांसद हैं, जनप्रतिनिधि है, जनता के बातों को रखने के लिए आपको उत्तरदायी बनाया गया। तो आप में शालीनता सबसे पहले होनी चाहिए। आप किसी भी मुद्दे को उठाते हैं तो वो जनता का मुद्दा होना चाहिए, इसमें व्यक्ति विशेष जुड़ा नहीं होना चाहिए। कहने का अर्थ है आप उसको व्यक्तिगत नहीं लेंगे। बहुत से सांसद ऐसे होते हैं, आप जब सुनिएगा उनका भाषण संसदीय प्रक्रियाओं में संसद के पटल पर, तो लगता है ऐसा कि वो जो बातें बोल रहे हैं उनका व्यक्तिगत बात है, तो किसी व्यक्ति विशेष जिससे जुड़ा हुआ, जैसे अडानी के मामले में बहुत से लोगों को यह लग रहा है कि वो उनका व्यक्तिगत मामला बन गया है। बिल्कुल भी आपका व्यक्तिगत मामला नहीं है। इस प्रकार के अशालीन व्यवहार कहीं न कहीं संसदीय लोकतंत्र की छवि को खराब करता है। मैं तो एक दिन सुन रहा था, माननीय सांसद जो हमारे रह रहे हैं, आपको कांग्रेस के जो युवराज हैं जिनको बोला जाता है, उनके द्वारा बोला जाया था कि भारत का प्रधानमंत्री अडानी का मतलब प्रधानमंत्री, कुछ इस प्रकार के टर्मिनोलॉजी यूज किए गए थे। तो मैं यह उनसे कहना चाहता हूं, अभी हाल ही में कुछ ट्विटर हैंडल पर उनके कांग्रेस पार्टी के द्वारा कुछ बातें लिखी जाती है निजी फर्मों के द्वारा, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि देश में ऐसी स्थिति बनाई जा रही है जहां पर निजी क्षेत्र के जो लोग बढ़ेंगे? मैंने आप लोगों को कुछ चीजें बताई थी, याद रखिएगा। निजी क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, बल्कि न कि आप उसको हतोत्साहित करिएगा। केवल यह अडानी का मामला मत समझिए, यह पूरे आइडियोलॉजी का मामला है। मैंने कभी आप लोगों को बताया था कि देश में वैसे लोगों को बढ़ते हुए देखा नहीं जाता है जो जमीन से उठकर आए हुए व्यक्ति विशेष को, अगर वो देश का कोई बड़ा अमीर घराना बन जाता है तो ये बहुत से लोगों के पेट के पानी नहीं पचने देता है कि कैसे कोई व्यक्ति विशेष इतने बड़े पद पर चला गया, कोई इतने बड़े आइकॉन बन गया, इस चीज को नहीं समझता। अडानी का जाकर आप पहले जीवन काल के जीवनी को पढ़िए, नहीं तो आपको रजत शर्मा है, आप उनका शो आता है आपकी अदालत, उसमें जाकर उनका वीडियो देखिएगा, आपको हकीकत पता चलेगा उस व्यक्ति विशेष ने क्या किया है देश के लिए। ठीक है ना, तो इस चीज को समझिएगा। तो मोइना मोइत्रा के द्वारा जो लगाए गए आरोप है
एक तरफ से ठीक आपको लग सकते हैं, पर यह कहीं ना कहीं इतना बड़ा इशू बनाना कि देश की छवि खराब, देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी हो रहा है, इन्वेस्टर पर हो रहा है, कहीं ना कहीं इनके कुछ अपने वक्तव्यों में थोड़ी सी शालीनता रखनी चाहिए, ठीक है ना। इस चीज को समझिएगा, यही संसदीय गरिमा की बात होती है, अवमूल्यन की बात होती है, गरिमा अवमूल्यन की बात होती है। पहला मामला नहीं है, पीवी नरसिम्हा राव के काल में भी ऐसी झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो के सांसद जो थे, सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के विरुद्ध वोट देने के लिए रिश्वत लेने का आरोप लगे थे। चुनाव न्यायालय ने, सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया था, संविधान का अनुच्छेद 105(2) के अंतर्गत आरोपित सांसदों के विरुद्ध मामला रद्द कर दिया। इस अनुच्छेद के अनुसार संसद का कोई भी सदस्य संसद या उसकी समिति में कहीं कही गई किसी भी बात या दिए गए वोट के संबंध में अदालत में किसी भी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी नहीं माना जा सकता है। ध्यान रखिएगा, इस मामले में संसदीय विशेषाधिकार इंपॉर्टेंट है। कार्य समिति जो फैसला लेगा, उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष उस पर फैसला लेंगे या राज्यसभा के सभापति फैसला लेंगे। अब आर्टिकल 194(2) में राज्य विधानमंडल के सदस्यों के लिए भी ऐसी ही स्थिति है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने हाल में झामुमो मामले में 7 न्यायाधीशों की एक पीठ में भेजा गया था, जहां पर न्यायालय 1998 के फैसले के औचित्य को फिर से क्या कहता है, दोहराता है, बातें करता है। इसी संदर्भ का समझने का प्रयास कीजिएगा। बहुत से ऐसे मामले 1951 में ऐसे मामले आए थे, भ्रष्टाचार में एलजी जो मुद्गुल थे, भ्रष्ट आचरण के जांच के लिए समिति बनी थी। फिर 2005 में ऐसे पैनल का निर्माण हुआ था, जहां पर 10 सदस्यों को बर्खास्त किया गया। 2005 में ऐसी स्थिति फिर से आई, जहां पर ऐसी स्थिति बनी थी जहां बर्खास्त किया गया। ऐसा नहीं कि केवल 5 और पहले भी हुआ था। ध्यान रखिएगा, प्रकाश संसदीय आर्किस्ट जो थे, उनके द्वारा पार्लियामेंट्री पॉलिसी एंड द प्रैक्टिस में भ्रष्टाचार के साथ साथ अशोभनीय व्यवहार के कारण भी सदस्यों को बर्खास्ती की परंपरा बताई है। इसके कारण महसूस कीजिएगा कि अशोभनीय व्यवहार जो संसदीय मान्यताओं के विरुद्ध है, वो भी एक मूल कारण होता है उनके बर्खास्ती का। अब ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश में हाई कोर्ट में 1966 में निर्णय 2 विधायकों को निष्कासित किया गया था। ये सब मामले देखिएगा। फिर उसके बाद गुजरात के मामले में भी 1992 में यह गुजरात का एक इशू था, जहां पर संसदीय विशेषाधिकार पीठासीन अधिकारी थे का प्रयोग कर अनुशासन और शिष्टाचार के लिए कुछ बातें लाई और एक अखिल भारतीय सम्मेलन बुलाया, जिसमें बातें यह होनी थी कि एक नियम प्रक्रिया बनाई जाए, जिससे ताकि क्या हो कि संसद में लोग क्या करें, विधानसभा में क्या करें, मान्यता को एक शोभनीय मान्यता को लागू कर सके आचरण। तो पार्टी विशेष पर जाकर पार्टी के स्तर पर यह नियम कानून बना था। ध्यान रखिएगा, पीठासीन अधिकारी हर सम्मेलन आचार संहिता का विषय चर्चा में रहा है, किंतु संसद और विधानमंडल सदस्यों के लिए पालनीय आचार संहिता का विषय अंतिम रूप निराश्रित नहीं हो पाया। ये सब बातें पहले 13वीं लोकसभा के अध्यक्ष सदन में 15 सदस्यीय आचार संहिता के संसदीय व्यवहार के समय अनैतिक आचरण से जुड़ी शिकायतों की जांच की। 31 अगस्त 2001 में भी ऐसा मामला आया था। तो कुल मिलाकर आप देखते हैं 2000 फिर 1989 में राजीव गांधी सरकार ने दौरान इंदिरा गांधी हत्याकांड को ठक्कर आयोग रिपोर्ट के आधार पर 63 सांसदों को निलंबित कर दिया था। 13 फरवरी 2014 को 18 सांसदों को निलंबित किया गया, 15 में 25 सांसदों को, 21 में आपको 22 सांसदों को, 2022 में 19 सांसदों को यह निलंबित किया। मूलभूत प्रश्न यह है, मूलभूत प्रश्न इस रूप से देखा जा सकता है कि सदनों के भीतर हंगामा या विकल्पहीन में सदस्यों के निलंबन का क्या संसदीय प्रणाली में अनिवार्य हिस्सा बन गया है? क्या अपनी बात को प्रभावी ढंग से रखने एकमात्र विकल्प आचारहीनता ही एक रूप अपनाया जाना चाहिए? सिंपल सा लॉजिक यह समझने का प्रयास कीजिएगा कि जब आप संसद में कार्य कर रहे हैं जनप्रतिनिधि के तौर पर, तो आपका व्यवहार किस रूप से होना चाहिए? शोभनीय होना चाहिए या अशोभनीय होना चाहिए? आप मुद्दों को उठाने में, आप लोगों को मैं एक बार हेट स्पीच के मामले में पढ़ाया था। हेट स्पीच के मामले में संसदीय विशेषाधिकार में हेट स्पीच इतना बढ़ गया है कि लोग कुछ भी प्रधानमंत्री तक के, राष्ट्रपति या किसी व्यक्ति विशेष पर टिक्का टिप्पणी कर देते हैं। खासकर इस प्रकार के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जब उभर कर सामने आए, जहां पर कोई भी आकर यूनिवर्सिटी से आकर निकला है पढ़कर और चीजें सीधे बोल देता है, उसे लगता है कि देश का प्रख्यात विद्वान वही है। चीजों को समझिएगा, इसमें कहीं ना कहीं हम और आप भी शामिल हो जाते हैं।
इसी मानसिकता से ग्रसित हो जाते हैं, क्योंकि आपका जनप्रतिनिधि जिस प्रकार से कार्य कर रहा है आप उसे देख रहे हैं, तो आप में भी उसी प्रकार की प्रवृत्ति डेवलप होगी। समाज के विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर आप सभाओं में जाते हैं, नुक्कड़ सभाओं में रहते हैं या अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन करते हैं, तो आप में भी वही व्यक्तित्व आएगा किसी मुद्दे को लेकर। अर्थात न्यूट्रल बेस, आपका न्यूट्रल बेस व्यक्तित्व उभर ही नहीं पाएगा। अब मैं हर बार बात करता हूँ, वाद, प्रतिवाद और संवाद। तो हम लोग वाद करते हैं, प्रतिवाद करते हैं, पर संवाद करते नहीं। मामला क्या है, मामले की सुनवाई करवाइए, जांच करवाइए। ज्यादा आपको लगता है तो एक क्रिमिनल केस कीजिए, पार्टी बनाइए उनको, उनके लिए पीएल दर्ज करवाइए। तो सर्वोच्च न्यायालय बैठा है, हाई कोर्ट बैठा हुआ है, अगर लगता है तो ऐसा नहीं कि निजी व्यक्ति है तो वो अपनी कंपनी चला रहा है तो वो स्वतंत्र, पूर्णतः स्वतंत्र है, उस पर भी बहुत से नियम कानून बनाए गए, आप लगाइए। अगर आपको लगता है कि नहीं विशेषाधिकार का हनन कर रहा है, किसी राजनीतिक प्रिविलेज की बात कर रहा है, तो ठोस सबूत ला के न्यायालय में लाइए ना। अब संसद पर ऐसी बातें कर रहे हैं जहां पर पूरा देश पूरा विदेश सुन रहा है, इस चीज को समझने का प्रयास कीजिए। पर आपको पता है जब हम न्यायालय में जाएंगे तो हमें सबूत देना होगा ना, सबूत देना है। संसद में हम बातें रखेंगे तो हमें कोई सबूत नहीं करने, वहां पर हम कोई भी तथ्य रखकर बातों को उठा सकते हैं, उसके लिए आधार नहीं होगा। किसी व्यक्ति पर आरोप लगाने के लिए आधार क्या बन सकता है? मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसे महसूस हो रहा है कि प्रधानमंत्री या उसकी टीम कहीं ना कहीं अडानी को, अंबानी को या किसी XYZ ग्रुप को सपोर्ट कर रही है, ठीक है ना। और आज का पार्टी जो है वर्तमान में, कल भी वो विपक्ष में जाएगा तो वो भी कल बात करेगा दूसरे दूसरे के लिए, ABCD किसी अमुक निजी पार्टी के लिए। तो ऐसा देश नहीं चलता। देश के लिए सरकारी उपक्रम जितने इंपॉर्टेंट है उतने उपक्रम आपको निजी उपक्रम इंपॉर्टेंट है, जितने सरकारी प्रतिनिधि इंपॉर्टेंट है उतने निजी जो व्यक्तित्व के लोग सपोर्ट कर रहे हैं देश को आर्थिक रूप से उन्नत बनाने के लिए, उतने ही लोग। बस उनको उनके उनको जो उनके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उनको उनका हकदार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सरेआम उसको घसीटा जाए, मेरा यह मानना है। अगर आपको लगता है किसी आरोप प्रत्यारोप में आप उनको शामिल पाते हैं तो आप उनके लिए विधिक प्रक्रिया अपनाइए, ठीक है ना। विधिक प्रक्रिया अपनाइए। और हर चीज का प्रधानमंत्री जवाबदेह थोड़ी है। प्रधानमंत्री जवाब कैसे दे सकता है हर मामले में? आप चीजों को समझिएगा। क्या इंदिरा गांधी, राजीव गांधी या उससे पहले जवाहरलाल नेहरू किसी व्यक्ति विशेष के साथ फोटो खिंचवा लिए होंगे तो क्या उनके लिए वो जवाबदेह बन जाते हैं? या कोई XYZ प्रधानमंत्री किसी व्यक्ति विशेष के साथ फोटो खिंचवा लेगा, किसी व्यक्ति विशेष के साथ उसके निजी संबंध बेहतर होंगे, तो क्या वो अपने कर्तव्यनिष्ठ होकर कार्य करने के लिए उसके लिए प्रश्नगत किया जाएगा? इस अगर आपको लगता है किसी भी व्यक्ति विशेष को कि मोदी वर्तमान सरकार और निजी हाथों का गठजोड़ चल रहा है, उसके लिए पुख्ता सबूत के साथ न्यायिक प्रक्रिया में जाइए कि आप किसी न किसी रूप से वर्तमान सरकार क्या कर रही है, निजी व्यक्ति विशेष को फायदा दे रही है, उसके लिए पुख्ता सबूत आपके पास होने चाहिए। नहीं तो सोच लीजिएगा, जिस दिन अडानी आप पर केस किया ना, केवल इसलिए, इस आधार पर कि मेरी छवि को खराब कर रहा है, या कोई अंबानी हो या टाटा हो, बिरला हो, कोई भी ग्रुप, महिंद्रा हो, छवि मेरी खराब करे, मार्केट वैल्यू गिरा, इनका एक शेयर का दाम अगर TCS लीजिएगा